नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज एक नहीं 5-5 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा और पाँचों ही केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। और इस 5 कंपनी के बारे में क्यों बात करूँगा, सबसे पहले मैं बता दूँ, इस पाँचों कंपनी के ऊपर जो मतलब प्रोमोटर है, उसका होल्डिंग्स लगातार-लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी 2 तरीके से सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। एक देखिए, कभी इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स बढ़ाते हैं, तो उसके लिए भी आपको पॉजिटिवली कुछ सोचना चाहिए। आपको उस कंपनी के ऊपर स्टडी करना चाहिए। अगर कोई प्रोमोटर भी होल्डिंग्स बढ़ा रहा है, उसके ऊपर कुछ पॉजिटिवली आपको सोचना चाहिए और स्टडी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली उसके ऊपर निवेश कर दूँ कि हाँ, इंस्टीट्यूशन ने होल्डिंग बढ़ाया, प्रोमोटर ने होल्डिंग बढ़ाया तो मैं बाय बाय कर लूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी में एक्चुअली खासियत क्या है? उस कंपनी का सेक्टर कौन-सा है? क्या पूरा का पूरा सेक्टर का ग्रोथ हो सकते हैं? क्या क्या कंपनीज़ का ग्रोथ फ्यूचर में हो सकते हैं? अगर ये पर्सपेक्टिव व्यू आपके पास है, तब देखना कि हाँ, प्रोमोटर ने होल्डिंग बढ़ाया तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तब उस कंपनी के ऊपर ज़रूर कुछ सोचना चाहिए। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में मतलब जिस नहीं 5 कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, इस पाँचों कंपनी के ऊपर प्रोमोटर का जो होल्डिंग्स है, वो होल्डिंग्स यहाँ पे लगातार-लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रोमोटर का होल्डिंग बढ़ाने के पीछे रीज़न्स भी है, वो रीज़न मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूँगा, उसके बाद 5 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, बहुत सारे इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो डेटा शायद आपने बहुत रेयर्स देखे होंगे, शायद आपको ना भी देखने को ना मिले। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले बता दूँ सेक्टर कौन-सा है, सेक्टर का नाम है केमिकल। तो केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है फ्यूचर में बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा हूँ। आप अगर कोई भी वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो आपको सारी जगह पे देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर वेबसाइट में तो बहुत कुछ गलत बात भी बताए थे। हाँ, आप एक साइट को देखकर अगर वेरीफ़ाई करेंगे तो आपको गलत लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट को चेकआउट करेंगे और साथ ही साथ कंपनी के डिटेल्स चेकआउट करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, कौन-सा न्यूज़ रूमर है, कौन-सा न्यूज़ क्लियर है। तो मेरे हिसाब से जो डेटा मैं आपको दिखाऊँगा मेरे हिसाब से पॉज़िटिव है और बाकी आपके राय के हिसाब से काम करना। ऐसे नहीं कि मैं हर कुछ आपको पॉज़िटिवली दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं हम हमेशा आपको डेटा के आधार के हिसाब से दिखाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं खुद कोई डेटा पब्लिश आपके साथ कर रहा हूँ, मैं खुद का ओपिनियन आपके साथ रख रहा हूँ। तो देखिए, जो डेटा मैं आपको दिखाऊँगा उससे पहले एक चीज़ देखिए, जो डिमांड कब फ्यूचर में बढ़ने वाला है, वो किसके ऊपर है? स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। और इंडिया में अगर गूगल में सर्च करेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है, वो 12% के आसपास सीएजीआर के 12% के आसपास 2025 तक डिमांड बढ़ने वाला है। तो 12% के आसपास बढ़ना भी कोई छोटा-मोटा डिमांड नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया टॉप 10 जो कंट्रीज़ है, इसमें देखा जाए तो इंडिया का जो रैंकिंग है वो 6 नंबर पोज़ीशन में है। 104 के आसपास कंपनी का टोटल कैपेसिटी है। यहाँ पे केमिकल्स का जो प्रोडक्शन का। और चाइना सबसे बड़ा है, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद जापान, उसके बाद साउथ अफ्रीका, उसके बाद सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका, उसके बाद इंडिया। तो कुछ इस तरीके से कंट्रीज़ देखने को मिला। उसके बाद ब्राज़ील है, ताइवान है, रसिया है और सऊदी अरबिया है। तो अभी एक रिपोर्ट सामने आ रहा है कि इंडिया और देखा जाए तो ताइवान, तो इस दोनों कंट्रीज एक अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है। क्यों? देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इंडियस केमिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पे देख सकते हैं अनलीजिंग द नेक्स्ट वेव ऑफ द ग्रोथ। तो मतलब अपकमिंग कुछ ईयर्स में इसका ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है। और ये डेटा मैंने नहीं बताया, द इंडियंस ऑफ सॉरी द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है। आप इस डेटा को खुद जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 2019 में इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज में स्टूड 178 बिलियन डॉलर का था और वो रीच अभी बढ़ने वाला है 2025 तक कितना 304 बिलियन का। और परसेंटेज का ग्रोथ कितना होगा 9.3% के आसपास। तो यहाँ पे एक ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है। और इस ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल में इंडिया कहाँ पे है, इंडिया सिक्स नंबर में है और लार्जेस्ट केमिकल प्रोडक्शन में। और थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में, सबसे बड़ा पोजीशन में। तो सोचिए एशिया में तो ऑब्वियसली थर्ड पोजीशन में है। मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ कि एशिया में कहाँ-कहाँ पे चाइना नंबर 1 है। उसके साथ अंदर तो कौन कौन घुस चुके हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे जापान भी घुस चुके हैं, उसके बाद इंडिया है। तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री कंपनी बन चुके हैं। तो इस डेटा अगर आप देखेंगे तो कुछ इस डेटा इस तरीके से देखने को मिला कि अपकमिंग कुछ ईयर्स में इस कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। और मेजर जो इन्वेस्टमेंट है ये भी बताया जा रहा है कि 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इस
जो मतलब एंटिसिपेटेड है इन दिस सेक्टर 2025। तो 2025 में 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इस केमिकल सेक्टर कंपनीज में, और अच्छा खासा ग्रोथ भी होगा। तो जो डिमांड है अभी, वो डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है। और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कंपनी का ग्रोथ हो रहा था, वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रोथ होने के चांसेस है। और ये सारे डेटा यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से डेटा मिला है। और एक मैं डेटा आपको बता दूं, यहाँ पे ये भी पता चला है कि इंडिया एंड वियतनाम बिकम्स अट्रैक्टिव। आप देखेंगे तो ऑल्टरनेटिव फॉर चाइना प्लस वन स्ट्रेटजीज। मतलब चाइना को बीट करने के लिए इंडिया और वियतनाम, ये दोनों कंट्री अच्छा खासा फ्यूचर में ग्रोथ करने वाले हैं। और ये ग्रोथ होने के बाद चाइना के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। फिर भी देखिए, चाइना बहुत आगे चल चुके हैं और बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो उसको बीट करना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए, चाइना एक्चुअली कोविड के बाद चाइना ने बहुत तेजी से ग्रोथ किया, क्योंकि कोविड के टाइम में इसका जो मार्केट डिमांड था वो एकदम कम हो गया था और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो गया था। उस प्रोडक्शन का वो क्लियर करने के लिए कस्टमर को वो डिस्काउंट में माल बेच रहा है। तो इस डिस्काउंट में माल बेचने के कारण मार्केट में उसका ही अभी राज चल रहा है। तो जब डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, तब बाकी कंट्रीज की एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। और रही बात, एक डेटा और भी है कि आपको बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट के माध्यम से, एक कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि जो कैपेक्स का जो प्लान है फ्यूचर में इंडिया का 16,100 करोड़ के आसपास फ्रॉम इंडियन स्पेशलिटी केमिकल्स का, और ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो सोचिए, जब सब कुछ फ्यूचर के विजन्स के हिसाब से सोचा जा रहा है, जब सब कुछ फ्यूचर के विजन्स के हिसाब से होने का चांसेस है। देखिए, 100% होगा करके ऐसी बात नहीं है, होने का चांसेस है। उस कंपनी के ऊपर तो आपको फोकस रखना ही होगा। तो इसी से जुड़े हुए मैं 5 कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा, जो 5 कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा आपको ग्रोथ दे सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहले जो कंपनी से जिसकी जो मेरे सबसे पसंदीदा है, उसका नाम है एसआरएफ। देखिए, एसआरएफ का मार्केट कैप दिखा दूं तो 68,000 करोड़ है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस कंपनी 6 लाख परसेंटेज ऑलमोस्ट रह चुके हैं। 6 लाख परसेंटेज। आप कहेंगे सर 6 लाख परसेंटेज ये कहाँ पे मिला? अगर बीएससी में जाकर आप सर्च करेंगे, तो पूरा का पूरा लाइफ टाइम चार्ट पर देखेंगे तो 6 लाख परसेंटेज आपको रिटर्न मिलेगा। तो कंपनी में खासियत है, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक ठाक है, और डेप्थ ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है। कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो भी देखेंगे। सेल्स इंक्रीज होने के बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। और इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हुआ, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट में डिमांड कम हुआ, तो थोड़ा सा सेल्स डाउन हुआ, उसके चलते प्रॉफिट भी डाउन हुआ। अभी कंपनी के पास सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सब कुछ आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। अभी जो चीज मैं आपको दिखाने वाला था वो आप देखेंगे, तो प्रोमोटर के पास देखिए होल्डिंग्स किस तरीके से धीरे धीरे करके इंक्रीज हुआ। तो प्रोमोटर भी होल्डिंग इंक्रीज किया, एफएस और डीएस ने भी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि इस कंपनी के ऊपर रहे और बने रहे। क्यों ना बने रहे? इस कंपनी जो आपको इतना शानदार जो रिटर्न दिया, एवरेज रिटर्न आपको 40% के ऊपर दिया, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम है जीएफएल लिमिटेड। तो जीएफएल लिमिटेड ये भी एक स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाला कंपनी है, और इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 890 करोड़ के आसपास है। छोटा सा कंपनी है, हाई रिस्की कंपनी है, तो इसके ऊपर अभी से फोकस रखिए। जल्दबाजी करके ज्यादा क्वांटिटी मत उठा लेना, स्टडी करके ही काम करना। कंपनी का खासियत यही है, कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी का अच्छा खासा इनकम भी है, हाथ में कैश भी बहुत शानदार है। जितना कंपनी का मार्केट कैप है, उससे 50% के आसपास कंपनी के हाथ में कैश है। उनमें से कंपनी 3 गुना कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया इस साल में। जीरो डेप कंपनी है और प्रोमोटर के पास 68% का होल्डिंग्स है। कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूं, तो कंपनी की जो सेल्स है, वो पिछले साल में के सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ था, मगर कंपनी का आधा इनकम अच्छा खासा हुआ, जिसके चलते कंपनी की एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। और कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ में नेगेटिविटी है, रिटर्न ऑफ इक्विटी में भी नेगेटिविटी है, परसेंट ऑफ रिटर्न में भी नेगेटिविटी है। तो इस कंपनी हाई रिस्क कंपनी है, जिसके बारे में मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस करके ही काम करना। तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिएगा। तो प्रोमोटर ने देखिए पहले से जितना होल्डिंग्स रख चुके हैं, उतना ही होल्डिंग्स अभी भी है। एफएस ने थोड़ा सा स्टेक कम किया, प्रोमोटर डीएस ने भी थोड़ा सा स्टेक कम किया, पब्लिक ने उस होल्डिंग्स को बढ़ा दिया। तो इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिस्की है, तो स्टडी करके ही काम करना, ऐसे कि ब्लाइंडली कंपनी के ऊपर निवेश मत कर लेना।
तो इस कंपनी के ऊपर देखिए लगातार एक बाइंग ट्रेड बना है और एक एक अच्छा खासा ट्रेड भी बना है। वो ट्रेड क्या है आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड बना, 30% के आसपास बाइंग ट्रेड है और वो ट्रेड स्टार्ट हुआ था 200 डेज नीचे से। इसका मतलब एक हायर पॉसिबिलिटी है, अगर इस लेवल को टच करेगा तो एक बिग एंटी लेवल मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। आप सभी जानते हैं दीपक नाइट्रेट एक ऐसे कंपनी है जिसका एक मार्केट में एक अच्छा खासा एक प्रेजेंस है और वो क्या है 75% मार्केट शेयर वो अकेला लेके रखा है और 75% का जो मार्केट शेयर किसके ऊपर लेके रखा है, सोडियम नाइट्रेट के ऊपर। तो सोडियम नाइट्रेट के ऊपर जो मार्केट का जो डिमांड है वो अकेला फुलफिल कर देते हैं दीपक नाइट्रेट। 75% मार्केट शेयर उसी के पास है और इस कंपनी की खासियत मुझे सबसे जो अच्छा लगता है कंपनी का कंपनी का मैनेजमेंट टीम। कंपनी सबसे पहले इस कंपनी का डेप्थ जो है उसको जीरो करके बैठे हुए है। कंपनी कभी भी इस कंपनी के ऊपर जो कर्जा लेते हैं वो सबसे पहले उस कर्जे को रीपेमेंट करते हैं। कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में है, पी रेशियो भी ठीक है, एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, कंपनी का प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक ठाक है, फ्री कैश फ्लो भी ठीक ठाक देखने को मिला। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो इस साल में 2023 में कम हुआ क्योंकि जो स्पेशलिटी केमिकल्स का कंपनी प्रोडक्शन करते हैं उसका मार्केट में डिमांड कम हुआ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिला है। ओवरऑल कंपनी का जो रिटर्न मिला धमाका जैसा रिटर्न दिया। क्यों ना रिटर्न दे, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव होने के कारण कंपनी एवरेजली आपको 40% के ऊपर रिटर्न दिया। तो यही खासियत कंपनी को फ्यूचर में एक और भी बड़ा होने का चांसेस देंगे। तो रही बात इन्वेस्टर के, तो देखिए प्रोमोटर ने खुद का स्टेक बढ़ाया, 45% होल्डिंग से बढ़ाकर कर चुके हैं 49% के आसपास। तो एफआईएस ने डीआईएस ने सबने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, पब्लिक ने स्टेक थोड़ा सा कम किया। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको एक लेवल्स मेंशन करके रखा था कि कंटिन्यूअसली एक सेल ऑफ होने के बाद एक रेंज के ऊपर कंपनी फिर से बाइंग होना स्टार्ट किया। एक ट्रायंगल पैटर्न बना था और इस ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट भी किए और उसको सस्टेन भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर ऊपर साइड में गए, अगर टॉप लेवल में भी जाए तो करंट प्राइस से अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट आपको 48% का रिटर्न मिल सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड। तो बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड ये भी एक केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी है। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 2800 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो में एकदम रिजनेबल प्राइस देखने को मिला। आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी का कर्जा मुझे ज्यादा देखने को मिला, 1% के आसपास कर्जा है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग 50% है। एनुअल इनकम 190 करोड़ के आसपास है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी तो सेल्स लगातार इंक्रीज करता गया और कंपनी एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला। मगर गड़बड़ी कहाँ पे हुआ, जो गड़बड़ी हुआ कंपनी का नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट कम होने का पीछे कारण जो है कंपनी अच्छा खासा कर्जा लिया, उसके बेसिस में कंपनी का अच्छा खासा कर्जा भी मतलब इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ा था और अभी भी पड़ रहा है। तो उसके बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला। फिर भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे बैलेंस शीट देखने को मिला। कंपनी का रिजर्व लगातार ग्रोथ होता गया और हाँ, इस बार कंपनी अच्छा खासा कर्जा इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी को एक बड़ा सा प्रोजेक्ट भी मिला। कंपनी का 350 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट भी मिला है, उसके चलते कंपनी ने कर्जा लिया। एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए प्रोमोटर के पास 38% का होल्डिंग्स था 2020 कोविड के टाइम में। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके होल्डिंग्स को बढ़ाकर प्रोमोटर ने 50% तक होल्डिंग को लेकर आए और देखिए एफआईएस ने भी होल्डिंग को बढ़ा दिया, डीएस ने भी होल्डिंग को बढ़ा दिया और होल्डिंग बेचा कौन, पब्लिक बेचा। तो इस कंपनी के ऊपर भी अगर आप स्टडी करके चार्ट पैटर्न देखें तो देखेंगे कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दे चुके हैं। अगर मैं स्टार्टिंग पीरियड से कंपनी का टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट कंपनी 1700% का 17,000% का रिटर्न दिया। इसका मतलब 1709 102 तो इतना परसेंटेज रिटर्न दिया। अगर इस दो चीज को मैं हटा भी दूं तो 179 टाइम्स 180 टाइम्स रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो इतना बड़ा धमाका होने के बाद कंपनी के ऊपर क्या फिर से धमाका हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि कंपनी अभी बहुत छोटा है और कंपनी के देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है और इसका परफॉर्मेंस देखिए। कंपनी यहाँ पे ऊपर गया, सस्टेन किया, ऊपर गया, थोड़ा सा सस्टेन, ऊपर गया, सस्टेन, ऊपर सस्टेन, फिर से ऊपर जाने का यहाँ पे कैपेबिलिटी है और प्रीवियस जो हाई है उस लेवल को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो करंट प्राइस से अगर मैं टॉप लेवल तक भी देखूं तो अगर मैं इस लेवल को भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हैं तो फिर भी आपको 50% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो बाकी आप समझदार है उस हिसाब से जरूर काम करिए।
नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रोसरी बायोटेक। देखिए, रोसरी बायोटेक एक ऐसी कंपनी है जिसका फ्यूचर का विजन्स बहुत क्लियर है, क्योंकि कंपनी होम पर्सनल केयर से लेकर स्पेशलिटी केमिकल से लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर एनिमल्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर भी काम करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, बड़ा होने का चांसेस भी है। इसका जो पी रेशियो है, करंट जो पी रेशियो है वो 40 के आसपास है। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 90 के आसपास। तो पी रेशियो थोड़ा सा करेक्शन हो चुके हैं और भी करेक्शन हो सकते हैं। आरओसी आरओई तो एवरेज के लेवल के आसपास है। एनुअल इनकम अच्छा खासा है। प्रोमोटर के होल्डिंग भी यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। डेप्थ एकदम ना के बराबर है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली कंपनी का सेल इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट को एक अच्छा खासा लेवल्स में लेके गया। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो प्रोमोटर है और मतलब प्रोमोटर से लेकर एफ डी और पब्लिक, तो ये जो सारी चीज है, इस सारे चीज को कंपनी ने क्या किया, कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किस तरीके से किया आप देख सकते हैं। प्रोमोटर के पास होल्डिंग किस तरीके से ग्रोथ हुआ, एफआईएस ने भी होल्डिंग्स बढ़ाया, डीएस ने भी होल्डिंग्स बढ़ाया और पब्लिक के पास होल्डिंग्स जो था वो सेम टू के सेम ही रहा। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखोगे तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। और करंट प्राइस से अगर टॉप लेवल तक भी गए कंपनी तो 100% का गेन यहाँ पे मिल सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और लॉन्ग जाने के लिए जरूर सोचिए। कंपनी के ऊपर पोटेंशियल फीचर में अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। ये सारे वीडियोस आपके साथ में एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ, तो कोई भी शेयर के बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी कंपनी के ऊपर अगर आपको खरीदारी करना है तो प्लीज आपके रिसर्च और एनालिसिस करके ही खरीदारी करना और आपके रिस्क के हिसाब से ही खरीदारी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।